क्या आपको पता है कि भारत के कौन से ऐसे फिल्मी एक्टर हैं जिन्होंने कि भारत कंट्री के तरफ से रग्बी खेला है, भारत को रिप्रेजेंट किया है? ऐसे बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लेकिन उन्होंने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है। या फिर अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो ये सब सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा थ्रेडबेयर उसको एनालाइज भी करेंगे आज के इस राउंड अप में। In a first of its kind, which nuclear reactor in India is proposed to be converted into a museum? अपने तरह का एक अनूठा ये इनिशिएटिव है जिसमें कि भारत का एक न्यूक्लियर रिएक्टर को म्यूजियम में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। ये प्रपोजल है। तो ये कौन सा रिएक्टर है? साइरस, अप्सरा, ध्रुव या कामिनी, ये चारों रिएक्टर्स के नाम है। सॉरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्सरा। ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बनाया गया था। ये बॉम्बे के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है। तो इसको अब डीकमीशन कर दिया गया है क्योंकि बहुत पुराना हो गया था। तो अब सरकार चाह रही है कि इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, सो दैट कि लोगों को पता चले, वहाँ जाकर विजिट करें कि रिएक्टर कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या मेन चीज़ होती है, देखने में अच्छा लगे, एक म्यूज़ियम के रूप में उसको किया जाए। लेकिन ये सिर्फ अभी प्रपोज़ल है, क्योंकि उसमें कुछ और बातें हैं जिसको कि अभी एनालाइज करना है, डिस्कस करना है, उस पर डेलिब्रेशन होना है, उस पर मंथन होना है, क्योंकि सिक्योरिटी एस्पेक्ट है इसमें। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन है। वहाँ लोग कैसे जाएंगे, क्या सिक्योरिटी प्रिकॉशन लिया जाएगा, कितना उनको एक्सेस दिया जाएगा, ये सब बातों पर अभी फाइनल होना बाकी है। ऐसे आपको एक बात बताता हूँ कि मैं वहाँ गया हूँ पहले, उस समय जबकि आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड वहाँ काम करते थे, साइंटिस्ट थे, तो आपको पास दिया जाता था और आप वहाँ जाके विजिट कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी हाई रिस्ट्रिक्शन हो गया वहाँ। तो इसी पर अभी हो रहा है कि कैसे वहाँ लोगों को ले जाया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वन ऑफ द बिगेस्ट रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड विच प्रपोजेस टू कनेक्ट एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया विथ ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट के रूप में आ रहा है। उसका नाम क्या है? जो कि भारत के सभी रूरल हाउस होल्ड को भी, सभी घरों को एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेगा। तो इसका क्या नाम है? भारत नेट, इंडिया नेट, रूरल नेट या जियो नेट? तो इसका सही जवाब है भारत नेट। ये ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने से क्या फ़ायदा हो? ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी बेटर है, क्लैरिटी बेटर रहती है और काफ़ी सेफ एंड फास्ट है ये। तो इसी में ये पूरे कंट्री को इस नेटवर्क से जोड़ने की बात है, भारत नेट में। हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर्स हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन रग्बी? रग्बी में निम्नलिखित में से किस एक्टर ने भारत के तरफ से खेला या भारत की का प्रतिनिधित्व किया? अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, दीपक तिजोरी या राहुल बोस? ये राहुल बोस हैं। राहुल बोस ने भारत के तरफ से रग्बी खेला है। रग्बी आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, जैसे फुटबॉल खेला जाता है, दोनों तरफ गोल पोस्ट होते हैं। हालांकि ये इसके गोल पोस्ट काफ़ी ऊंचे होते हैं और ये उस पर हॉरिजॉन्टल बार नहीं होता है, दो ऐसे खंबे लगे रहते हैं और उनके बीच में गोल करना रहता है। और ये पैर से नहीं खेला जाता है, हाथ से खेला जाता है। देखते होंगे ओवल से बॉल रहता है, लोग थ्रो करते हैं और प्लेयर उसको पकड़ते हैं और गोल की तरफ जाते हैं। और इसमें दूसरे टीम के प्लेयर जो हैं उनके ऊपर झपटते हैं, उनको फिजिकली रोकते हैं, तो उसमें चोट की लगने की भी संभावना होती है, काफ़ी इंजरी भी होती है। तो भारत में बहुत पॉपुलर ये स्पोर्ट नहीं है अभी भी। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब का माने सहंसा या बादशाहत उन लोगों की बनी रही है हमेशा से। ऐसे इंडिया में भुवनेश्वर में इसका काफ़ी अच्छा एक सेंटर खुला है, कीट में। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है, इंजीनियरिंग सेंटर है, उसमें वो बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ सोशल साइंसेज स्कूल ये सब काफ़ी चीज़ चलते हैं। तो वहाँ रग्बी का एक बहुत बड़ा खोला गया, वहाँ के बच्चे को ट्रेनिंग दिया जा रहा है शुरू से ही, और ये लोग विदेश में जाकर भी अभी खेल रहे हैं रग्बी। तो ये पॉपुलराइज़ की जा रही है। और इसमें जैसा जानते हैं अक्षय कुमार जूडो, कराटे ये सब खेलते थे। जॉन अब्राहम फुटबॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राहुल बोस। द बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाई, co-authored by APJM Maraikar and YS Rajan, was launched as a tribute to? किसको ट्रिब्यूट देने के लिए मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब अभी लिखी गई है? APJ मराइकर एंड YS राजन के द्वारा। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर होमी भाभा या डॉक्टर विक्रम साराभाई? तो ये एज ए ट्रिब्यूट
एपीजे अब्दुल कलाम के लिए को दिया गया है, उनके लिए लिखी गई है ये किताब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं हम लोग कि मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का न्यूक्लियर मैन भी थे वो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बेनी सागर, वेयर डिस्कवरी ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैव बीन मेड रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बेनी सागर के बारे में भी हम लोग काफ़ी सुन रहे थे, काफ़ी न्यूज़पेपर सभी में आ रहा था ये। वहाँ बहुत सारी कलाकृतियाँ मिली हैं। तो ये किस स्टेट में है? आसाम, गुजरात, राजस्थान या झारखंड? तो ये झारखंड में है। झारखंड का एक पश्चिमी सिंहभूम जिला है, वहाँ बेनी सागर मिला है। वहाँ कहा जाता है कि 500 ईस्वी से, यानी कि और 1600-1700 ईस्वी तक, यानी करीब 1200 साल तक वहाँ कॉन्टीन्यूअस ह्यूमन इनहेबिटेशन, लगातार वहाँ लोग रहते आए थे, और उस समय का कलाकृति वहाँ काफ़ी मिला है। तो एक बहुत अच्छा खोज है ये, और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत का टॉप 100 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज या साइट्स में उसको नामित किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। Foxconn has entered into an agreement with which state to set up electronic components manufacturing facility worth around ₹1600 crores? Foxconn अभी किस भारतीय स्टेट के साथ मिलकर 1600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाने जा रही है? उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए। तो ये कर्नाटक के साथ हुआ है, हरियाणा के साथ, तमिलनाडु या गोवा के साथ? तो ये एग्रीमेंट तमिलनाडु सरकार के साथ किया गया है फॉक्सकॉन का। फॉक्सकॉन ताइवान की एक बहुत नामी चिप मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकिंग कंपनी है। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट चिप कंपनीज़ में ये मानी जाती है। तो उनके साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होता है, ये हमेशा से इंपोर्ट होता है। चाइना इसका बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर रहा है हमेशा से। तो फॉक्सकॉन की अभी एंट्री हुई है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनेंगे, ये मेनली एप्पल, जो फ़ोन आप लोग आईफोन का यूज़ करते होंगे, तो उसमें ये यूज़ किया जाएगा। चिप्स का तो हर जगह आजकल यूज़ है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। विच एमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग सीडीज? सीडीज यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। तो निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस है जिसको कि उसको बनाने में उपयोग किया जाता होगा? देखते होंगे गोल गोल रहता है सीडी, जो लैपटॉप में भी लगाते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं उसका। तो प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट, पीवीसी या पॉलीथिलीन? तो ये पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट एक हार्ड सब्सटेंस होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है ये। और देखते होंगे मिक्सी जार होता है, उसके ऊपर जो कैप रहता है वो भी ट्रांसपेरेंट, उसमें भी वही यूज़ किया जाता था। या फिर सेफ्टी गॉगल्स, जो कि बाइक रेसिंग में यूज़ होता है या स्विमर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ होता है, ये भी पॉलीकार्बोनेट से बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म है? आयरन बहुत तरह से पाया जाता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। तो स्टील को तो आउटराइटली रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि स्टील तो एलॉय है, ये तो आयरन का प्योर फॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो कास्ट आयरन और पिग आयरन ये जो है, ये इसमें 3 से 4% इसमें कार्बन रहता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म जो है दैट इज रॉट आयरन, ऑप्शन ए। विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स जीडीपी इन इंडिया? हर आए दिन हम लोग जीडीपी के बारे में सुनते रहते हैं कि अभी भारत का इस साल का जीडीपी ग्रोथ इतना है, अगले साल इतना प्रोजेक्टेड है, पिछले साल इतना था, चाइना का इतना है, वर्ल्ड का जीडीपी ग्रोथ इतना है। तो ये जीडीपी का कैलकुलेशन आखिर होता कैसे है, कौन करता है? तो ये जिम्मेवारी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। उसकी जिम्मेवारी है, उसको कैलकुलेट करता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये जो इकोनॉमी के विंग्स है, इनमें से कैसे कैलकुलेट किया जाए और कितना इस साल का प्रोडक्शन है, कितना इस साल का सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो ये मिलाकर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जिम्मेवारी ऑप्शन बी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? अभी हम लोग बात कर रहे थे टर्शियरी सेक्टर की। तो निम्नलिखित में से कौन है जो टर्शियरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में माना जाता है? डेयरी, हेवी इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या शिप बिल्डिंग? तो पहले तो समझिए कि ये टर्शियरी सेक्टर है क्या। देखिए, इंडियन इकोनॉमी के 3 स्तंभ माने जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो अर्थ से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। और टर्शियरी है जो सर्विस सेक्टर, जैसे वकील काम करते हैं, उनको पेमेंट किया जाता है,
तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स क्या है, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यहाँ से वहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये टर्शियरी सेक्टर है। तो इसमें से डेयरी, हेवी इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग तो नहीं है, अभी हमने बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये एक तरह का सर्विस प्रदान किया जा रहा है। बाकी डेयरी तो एक तरह से प्रोडक्शन है, हेवी इंजीनियरिंग भी प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। तो वो सब प्राइमरी सेकेंडरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतरी माइंस इन राजस्थान इज फेमस फॉर विच मिनरल। खेतरी माइंस राजस्थान में है, राजस्थान में काफ़ी सारे माइंस हैं, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ मिलते हैं। तो खेतरी माइंस जो राजस्थान में, वहाँ से कौन मिनरल निकाला जाता है, किस मिनरल के लिए वो फेमस है, जिंक, गोल्ड, कोबाल्ट या कॉपर। तो यहाँ से कॉपर निकलता है। ये तांबा का भारत का सबसे बड़ा ये माइंस है, खेतरी माइंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉपर। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलागो। देखिए यहाँ पर वर्ड है आर्कीपिलागो, इस पर हम आगे आएंगे। तो अंडमान निकोबार आर्कीपिलागो का हाईएस्ट पीक कौन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, चोटी। सैडल पीक, माउंट हैरियट, माउंट थूलियर या माउंट देवबंद। ये सारे अंडमान निकोबार में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैडल पीक। अब आइए आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो क्या होता है, हम यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी लिख सकते थे, लेकिन आर्कीपिलागो हमने इसीलिए लिखा है कि आपको ये जानना चाहिए। आर्कीपिलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो उनके ग्रुप को मिलाकर इसको आर्कीपिलागो कहा जाता है। दैट इज़ द करेक्ट जोग्राफिकल वर्ड। इंडोनेशिया में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनको मिलाकर इंडोनेशिया एक कंट्री है, तो वो भी आर्कीपिलागो है। तो आर्कीपिलागो इसलिए इसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है सैडल पीक। और इसकी ऊंचाई जानते हैं 832 मीटर है सिर्फ, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8148 या 8000 से ऊपर है मीटर से, यानी 8 किलोमीटर है माउंट एवरेस्ट, और ये 800 मीटर है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कितना छोटा ये होगा, लेकिन वहाँ के लिए हाईएस्ट है ये। What is the name of a scheme under which foundation stone for redevelopment of 508 railway stations have recently been laid by the PM, Prime Minister? उस स्कीम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत अभी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए वर्चुअल ऑनलाइन से इसका इनॉग्रेशन किया था। अब यह हाल में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा भी होगा। स्टेशन सुंदरीकरण, भारत रेल विकास, अमृत भारत स्टेशन या स्टेशन डेवलपमेंट। तो इस स्कीम का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ऑप्शन सी। इसके अंतर्गत करीब 1309 रेलवे स्टेशन को इंडिया में चुना गया है, टारगेट किया गया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि उनको रीडेवलप किया जाएगा, क्योंकि वहाँ फुटफॉल्स ज़्यादा है और बिल्डिंग्स भी पुराने हो गए। तो बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया जाएगा, वहाँ फूड कोर्ट बनाया जाएगा, पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा एमिनिटीज़ दी जाएगी, तो हर तरह से उसको रीडेवलप किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में 508 ऐसे रेलवे स्टेशन का काम अभी शुरू किया गया है। टोटल 1309 रेलवे स्टेशन को करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत रेल, ऑप्शन सी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। 2 integrated theatre commands (ITCs) are set to be established in August 2023 at Jaipur and अमृतसर, जम्मू, गुवाहाटी एंड लखनऊ। तो ये पहला समझिए कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है क्या। जब कारगिल वार हुआ था उस समय लोगों ने ये फील किया, खासकर डिसीजन मेकर्स जो थे उन लोगों ने फील किया कि जब लड़ाई होती है आजकल के समय में, तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सभी की एक साथ ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर उसको कौन कंट्रोल करेगा। एयरफोर्स अपने चीफ की बात मानेगी, आर्मी अपने चीफ की बात मानेगी, नेवी अपने चीफ की बात मानेगी, तो आखिर उनको कंट्रोल कौन करेगा। तो इसके लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसका पोस्ट को मूव किया गया, उसके बारे में सोचा गया कि वो किया जाए। विदेशों में बहुत कंट्रीज़ में ऐसा है, अमेरिका वगैरह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहलाते हैं। तो वो होते हैं, वो तीनों विंग है, जैसे एयरफोर्स के चीफ हो गए एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, आर्मी के आर्मी चीफ हो गए, नेवी के नेवल चीफ हो गए। तो इन लोगों के ऊपर अब CDS काम करेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो सेक्रेटरी रैंक के होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो सेक्रेटरी मिलिट्री ऑपरेशंस रहेंगे। तो वो तीनों के हेड रहेंगे एक तरह से वर्चुअली।
और इनके अंडर में इंटीग्रेटेड कमांड होगा। अभी जैसे नेवी का सदर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, आर्मी का नॉर्दर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, इस तरह से। तो अब इंटीग्रेटेड कमांड बनाया जाएगा। उसमें एक कमांड के अंदर तीनों रहेंगे, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों का विंग रहेगा। और ये जो कमांड्स है ये दिस विल बी हेडेड बाय 4 स्टार जनरल्स। ये जो CDS रहेंगे या ये लोग भी कमांड, जो ये 4 स्टार जनरल इसको हेड करेंगे। तो पहले अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जनरल विपिन रावत जो कि भारत के पहले CDS थे, उनका अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया। अभी दूसरे हैं अनिल चौहान। तो वो इनके समय में ये सब अभी कार्यान्वित किया जा रहा है इसको। तो इसी में 2 इंटीग्रेटेड कमांड्स बन रहे हैं, एक जयपुर में और दूसरा लखनऊ में बन रहा है। और 4 स्टार जनरल क्या होते हैं? जो भी आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, ये सब जो होते हैं दैट इज़ 4 स्टार जनरल। उनको 4 इपॉलेट जो कहा जाता है उसमें 4 स्टार्स दिए जाते हैं। और 1 स्टार कौन होते हैं? 1 स्टार ब्रिगेडियर से शुरू होता है। 1 स्टार ब्रिगेडियर, 2 स्टार मेजर जनरल, 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल एंड 4 स्टार जनरल। और 5 स्टार जानते हैं किनको मिलता है? फील्ड मार्शल को। इंडिया में अभी तक 2 ही को दिया गया है, जनरल करियप्पा जो कि भारत के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के आर्मी जनरल थे, और एक मानेकशॉ को। तो वो नॉर्मली डेकोरेटिव है, ऑनररी रहता है, वो ऑनररी पोस्ट होता है, वो शायद ही किसी को वॉर टाइम के अलावा मिलता है। और हाईएस्ट अभी तक 7 जनरल जो स्टार जो मिला है वो जॉर्ज वाशिंगटन को दिया गया था। तो ये है। और नॉर्मली होता क्या है कि जैसे आर्मी का, जैसे हम लोग ब्रिगेडियर मेजर जनरल की बात कर रहे हैं, तो आर्मी का जो नॉर्मल ये होता है, पहला जो डायरेक्ट ऑफिसर जो होते हैं उसमें कमीशन ऑफिसर, वो फर्स्ट जो होते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, उसके ऊपर ब्रिगेडियर आते हैं, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। तो ये लोग फ्लैग ऑफिसर कहलाते हैं, इनके गाड़ी में फ्लैग लगती है। ऑप्शन डी, लखनऊ में इसको सेट किया जा रहा है, जयपुर के अलावा। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वेर वन बाय द इंडियन टीम इन रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इन बर्लिन? अभी हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप यानी तीरंदाजी टूर्नामेंट बर्लिन जर्मनी में हुआ, तो उसमें भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता था? 1, 2, 3 या 4? तो भारत की तरफ से 3 गोल्ड मेडल जीते गए थे। एक विमेन स्पर्धा में जीता गया था, एक अदिति स्वामी ने जीता था विमेन में, और एक ओजस देव तले वो मेंस में जीते थे। ये लोग इंडिविजुअल स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।